हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम अन्नू एंड वेलकम बैक वी क्रिएट जीआरएफ फोल्डर। सो फ्रेंड, हम लोगों ने 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड अपने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं अपने कॉमर्स पेपर से रिलेटेड। इसके अंदर हम अब तक काफी सब्जेक्ट के एमसीक्यू देख चुके हैं, जिसके अंदर हम डेली हर एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और उससे रिलेटेड उसके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम कुछ एचआरएम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं एचआरएम से रिलेटेड। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी अपनी एमसीक्यू से रिलेटेड तो वो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, वो क्या है? रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑन एचआरडी नीड एनालिसिस। किससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखी है आपको? एचआरडी नीड एनालिसिस से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बतानी है कि कौन सी इसके अंदर से ट्रू नहीं है। ठीक है, तो जल्दी अपना आंसर देख लो कि आप इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर राइट आंसर क्या है और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे कि एचआरडी नीड एनालिसिस क्या होता है, अगर किसी को वो नहीं पता। हम हर एक स्टेप को, हर एक क्वेश्चन क्या करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। यही हम, चाहे हमें टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन क्या करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं कि आपको आगे अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखो आपकी इसने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रखी है? एचआरडी नीड कैन बी आइडेंटिफाइड। जो एचआरडी नीड है वो क्या है? आइडेंटिफाइड की जाती है कहाँ पर? एट स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल, टास्क एंड पर्सनल लेवल। ये स्टेटमेंट इसने बिल्कुल ठीक कह रखी है बच्चों। जो आपकी एचआरडी नीड है ना, वो आइडेंटिफाइड की जाती है आपकी स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल एंड टास्क एंड पर्सनल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसने पूछ क्या रखा है? नोट। इस नोट के ऊपर मेन फोकस रखा करो। ये एक रीजन होता है आपका क्वेश्चन गलत करवाने का। अगर आपको कई बार क्या होता है, पता भी होता है उसके बारे में, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन गलत कराते हो। क्यों? क्योंकि नोट की वजह से। काफी बार होता है ये नोट आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो क्वेश्चन रीड बिल्कुल ध्यान से करना अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखो अगला सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया किसने? एचआरटी नीड कैन बी डायग्नोस्टिक, एनालिटिक, कंप्लायंस ओरिएंटेड एंड प्रोएक्टिव। ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि एचआरडी नीड करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं? एनालिटिक करते हैं, कंप्लायंस करते हैं। ठीक है ना, कंप्लायंस ओरिएंटेड करते हैं, प्रोएक्टिव होता है एचआरडी नीड हमारा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे प्रोएक्टिव का मतलब क्या है तो समझ ही गए होंगे। आप फ्यूचर से रिलेटेड आप क्या कर लेते हो, जो फ्यूचर में हमारी नीड होती है उसको क्या करना? असेस करना। तो एचआरडी नीड के अंदर भी तो हम यही करते हैं ना कि फ्यूचर में हमें कब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पहले से ही असेस करना और वो क्या करना? उस एरिया के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखा है इसने? कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड क्लियरिटी ऑफ करियर पाथ आइडेंटिफाई एचआरडी नीड एट टास्क लेवल ओनली। इसने क्या कहा? जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है और आपकी क्लियरिटी ऑफ करियर पाथ है, क्या वो सिर्फ टास्क लेवल पे ही किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है बच्चों? यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्योंकि इसने गलत स्टेटमेंट ही पूछ रखी थी और जो सी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है? गलत स्टेटमेंट है। एक बार डी स्टेटमेंट वो देख लेते क्या कह रहा है वो? टास्क रिलेटेड KSA एनालिसिस। यहाँ पे KSA का मतलब क्या है? नॉलेज, स्किल और एबिलिटी आपकी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? टास्क रिलेटेड, जो टास्क रिलेटेड आपकी नॉलेज, स्किल और एबिलिटी है, एनालिसिस एंड ट्रेनिंग नीड एनालिसिस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एचआरडी नीड एनालिसिस। तो ये पार्ट क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी KSA एनालिसिस है और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? आपके एचआरडी नीड एनालिसिस का। ठीक है ना, जब आप एचआरडी नीड एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो उस वक्त अब आप क्या करते हो? टास्क रिलेटेड क्या करते हो? एचआरडी नीड एनालिसिस करते हो। तो उस वक्त ये देखते हो कि जो के ऐसे है, नॉलेज, स्किल और जो एबिलिटी है वो एक एम्प्लॉय के अंदर है या नहीं है। अगर वो स्किल नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, तो वो प्रोवाइड की जाती है कब? तो ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है बच्चों? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि एचआरडी नीड एनालिसिस होता क्या है। अगर किसी को टॉपिक क्लियर नहीं है तो एक बार देख लो। तो देखो बच्चों क्या देखा इसके अंदर? ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एचआरडी नीड आर आइडेंटिफाइड। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नीड होती है किससे रिलेटेड? एचआरडी नीड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो नीड होती है वो आइडेंटिफाई की जाती है एंड आर्टिकुलेट की जाती है। ठीक है ना, जैसे कि इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रीचिंग इट्स गोल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस है कि वो अपने गोल को
अपने गोल को अचीव कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन किसके अंदर, रीचिंग इट्स गोल, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कह रही है फिर ये, आइडेंटिफाई गैप बिटवीन एम्प्लॉय स्किल एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव करंट जॉब परफॉर्मेंस। जो गैप है किसके बीच में, एम्प्लॉय की स्किल में और जो स्किल चाहिए उस जॉब के लिए, करंट जॉब परफॉर्मेंस के लिए, क्या उनके बीच में कोई गैप है या फिर नहीं है, ये चीज आइडेंटिफाई करना आपका किसका पार्ट है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एचआरडी नीड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई। थर्ड पॉइंट क्या कह रखा है इसने, आइडेंटिफाई करना गैप बिटवीन करंट स्किल एंड द स्किल नीडेड इन द परफॉर्मेंस द सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, कि जो एक एम्प्लॉय की करंट स्किल है और जो उसको फ्यूचर में उस जॉब को सक्सेसफुल करने के लिए जो स्किल चाहिए, क्या वो दोनों सेम है, उनके बीच में कोई गैप है। अगर गैप होगा तो हम वहां पे क्या प्रोवाइड करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। उनके उसके अंदर क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। फिर अगला क्या आपका, द कंडीशन अंडर विच एचआरडी एक्टिविटी विल अकर, और ये देखना कि जिसके अंदर जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है वो कंडीशन कैसी है, किस कंडीशन के अंडर वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ये आपका क्या एक तरह से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एचआरटी की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। बात क्लियर। अब देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो आपकी एचआरटी नीड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो नीड है, जिसमें हम ट्रेनिंग नीड को फाइंड आउट करते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आपका डिवाइड किया गया वो क्या, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ठीक है ना। सेकंड आपका टास्क एनालिसिस और थर्ड आपका पर्सनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन पे हम क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू बेटर अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू determine where the training and HRD effort are needed and the condition under which they will conduct। बात क्लियर हुई। इसने क्या कहा, इसने कहा अच्छे से अंडरस्टैंड करना किसकी कैरेक्टरिस्टिक, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करना और ये डिटरमाइन करना कहाँ पर ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एफर्ट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर हुई, किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या आपका टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो नॉलेज, जो स्किल, जो ऊपर वाले पॉइंट पूछ रखा था आपको ध्यान हो, नॉलेज स्किल और एबिलिटी, ठीक है ना। जो नॉलेज, जो स्किल और जो एबिलिटी चाहिए, क्या वो एम्प्लॉय के अंदर है या फिर नहीं है, जो वो टास्क कर रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। अगर वो नहीं है, जो टास्क कर रहा है उससे रिलेटेड नॉलेज स्किल और एबिलिटी, उनको क्या देना, उनको प्रोवाइड करना, कैसे, ट्रेनिंग देके, उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके। बात क्लियर। फिर अगला क्या है आपका पर्सनल एनालिसिस। पर्सनल एनालिसिस में क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग नीड फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन मेनी सोर्स ऑफ डाटा, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल इंसिडेंट्स की जो इंडिविजुअल जो काम कर रहा है, क्या उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, वो कैसे देखा जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके, क्रिटिकल इंसिडेंट्स और रेटिंग स्केल लगा के। यहाँ पे क्लियर होगा ना। एक तरह से क्या होते हैं, 3 टाइप की नीड एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सी, ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड टास्क, थर्ड पर्सन। तो क्लियर ना अच्छे से, नीड एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जगह ऊपर सी हो जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच करना है, ठीक है। कुछ आइटम दे रखे आपको किस रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड, उनको मैच करना है उनके फीचर से, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिलेक्शन डिसीजन लेना, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब एफर्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय को उनके फीचर से क्या करना है, अरेंज करना। अटेस्टेशन फॉर्म विल बी वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसका क्या पार्ट बन जाएगा हमारा, मतलब कि कैसे क्या कहा इसने, अटेस्टेशन करवाना किसको, फॉर्म को, क्यों, क्योंकि वो वैलिड रिकॉर्ड बन जाए किसके लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो किसका पार्ट है बच्चों आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। क्योंकि देखो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं होता, जॉब ऑफर में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन डिसीजन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है यहाँ पे, डी का फर्स्ट। अब ये देखो डी का फर्स्ट किसके अंदर दे रखा आपको, डी का फर्स्ट आपको फर्स्ट के अंदर भी है और आपको सेकंड के अंदर भी, ठीक है ना। तो अब देखना है कि इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या कर रहे हैं, द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। इसने क्या कहा कि फाइनल डिसीजन लेना है किसके अंदर से, मतलब कि अमंग द कैंडिडेट के अंदर, जिसने टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया और रेफरेंस चेक पास कर लिया। अब क्या लेना, फाइनल डिसीजन लेना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल डिसीजन को कहते हैं सिलेक्शन डिसीजन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड, ए का सेकंड, ठीक है। कि डी का आपका क्या है, फर्स्ट है और ए का आपका क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपका आंसर क्या होगा, ए का सेकंड किसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर।
ठीक है ना। अब आपको एग्जाम के अंदर सारे रीड करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है। सारे मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर, इट इज डन आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर। ऐसा कब होता है कि क्या जो चीज सिलेक्शन के बाद होती है लेकिन जॉब मिलने से पहले होता है, किसका पार्ट बन जाएगा ये आपका बन जाएगा किसका, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है आपका, आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन और बिफोर द जॉब ऑफर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड। ठीक है, एक बच गया सिर्फ फोर्थ वाला। क्या क्या रखा है, इट इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है किसके, कब दिया जाता है आपको अपॉइंटमेंट लेटर, जब आपको जॉब ऑफर मिले। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सी का फोर्थ। तो वैसे हमारा आंसर तो लग ही चुका है, क्या बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है बच्चों असर्शन एंड रीजन से। असर्शन और रीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। बच्चे इसके अंदर बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से करोगे ना, इसमें ऐसा कंफ्यूज होने वाला कोई भी नहीं। एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसके द्वारा एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन नॉट बी एरर फ्री एंड अनबाइस्ड। इसने क्या कहा, जो आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो वो एरर फ्री और अनबाइस्ड नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एरर फ्री और बाइसनेस आती है ना। जो हमने टाइप ऑफ एरर पढ़े थे वो एक तरह से क्या थे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के ही तो एरर थे। हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, ये सारी। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपका रीजन क्या है बच्चों, द अप्रेजल मेथड आर कोवर्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन जजमेंट विच मे बी इनिशिएटेड। इसका मतलब यहाँ तक क्या हुआ कि जो आपका अप्रेजल मेथड है, कोवर्टली मतलब कि सीक्रेटली या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या होना, इन्फ्लुएंस होना। ठीक है, तो जो आपका अप्रेजल मेथड है कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है किससे, ह्यूमन जजमेंट से। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। विच में बी इनिशिएटेड, जो क्या बनाता है लेस इफेक्टिव बनाता है किसको, आपके अप्रेजल को, परफॉर्मेंस अप्रेजल को। तो ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही। जो आपका ह्यूमन जजमेंट जो उसके अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है अप्रेजल के अंदर, उसको क्या बनाता है, लेस इफेक्टिव बना देता है। बाय इंटरपर्सनल डिस्क्रिमिनेटरी इम्पल्सेस, जो इंटरपर्सनल के अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं उसके कारण। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है किसको, परफॉर्मेंस अप्रेजल के एरर को। ठीक है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो ऊपर असेसन दे रखा है उसको क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। क्योंकि देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल कभी भी एरर फ्री नहीं होता, क्योंकि क्या रीजन होता है, क्योंकि वो ह्यूमन जजमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है, इसलिए वो कभी भी क्या नहीं होता, एरर फ्री नहीं होता। तो किया ना एक्सप्लेन उसको। ठीक है, तो जहां पर भी आपको क्योंकि की सेंस आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो रीजन बिल्कुल उसका करेक्ट है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक आप ऐसे भी कर सकते हो उसको। अगर मैं रीजन से असर्शन पे जाऊं तो क्या उसका मीनिंग करेक्ट कर रहा है, तो देखो इसने क्या कहा है कि जो आपका अप्रेजल मेथड है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, ह्यूमन जजमेंट से, और जिसको लेस इफेक्टिव बना देता है। ठीक है, इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर फ्री नहीं होता। तो यहाँ पर सेंस क्या आ रही, बिल्कुल करेक्ट सेंस आ रही ना। आप ऊपर से नीचे जाओ फिर नीचे से ऊपर जाओ, दोनों जगह सेंस क्या आ रही है, मेरी बिल्कुल करेक्ट सेंस आ रही है। यहाँ पर सेंस आनी चाहिए किसकी, क्योंकि की। तब आप रीजन से असर्शन पे जाते हो ना, उस वक्त आपकी सेंस आनी चाहिए इसलिए की। अगर आपकी ये सेंस आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो असर्शन उस रीजन को क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर राइट एंड द रीजन इज द वैलिडेट असर्शन। ठीक है, समझ में आई अब बात। अब गलती मत करना असर्शन और रीजन के अंदर। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Dash is method of grievance settlement in which party are allowed to be select their own arbitrator। तब हमने क्या पढ़ा, मेथड ऑफ ग्राइवेंस सेटलमेंट के पढ़े थे। तो उसके अंदर हमने कौन सा पढ़ा था, जहां पर जो दोनों पार्टी होती हैं वो आपस में मिलकर अपने पर्सन को, मीडिएटर को अपॉइंट करते हो, जो क्या करते हैं उनके बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो किसके अंदर था, वो आपका आर्बिट्रेशन के अंदर। ठीक है ना, आर्बिट्रेशन में क्या था कि जो भी दो पार्टी है, मैनेजमेंट और जो भी वर्कर की जो पार्टी है, मैनेजमेंट और वर्कर, वो दोनों मिलकर क्या करती है, एक पर्सन को अपॉइंट करती है। वो जो पर्सन होगा, जो आर्बिट्रेटर होगा, वो क्या करेगा, उनके बीच में उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक है, एक बार इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो मीडिएशन क्या होता है, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, जो आर्बिट्रेटर होगा ना, जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, वो पर्सन क्या दे देगा, अपनी जजमेंट दे देगा दोनों पार्टी को। लेकिन मीडिएटर जो जजमेंट देगा, जो मीडिएशन है जो जजमेंट देगा उन पार्टी को, वो उस जजमेंट से दोनों खुश होने चाहिए। जो भी कहेगा उस जजमेंट से दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पार्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो उन पार्टी को कुछ जजमेंट देगा। ठीक है ना, कब देगा मीडिएशन जजमेंट,
तब दोनों पार्टी उस जजमेंट से क्या होंगी, खुश होंगी, तभी क्या देगा वो, कोई भी राय अपनी उन दोनों पार्टी के सामने रखेगा। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या, जो पर्सन सिलेक्ट किया गया है दोनों पार्टी द्वारा, वो उन दोनों की सुनेगा आपस में और अपनी जजमेंट दे देगा। ठीक है, यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं कि जो आर्बिट्रेटर ने जजमेंट दी है कि दोनों पार्टी ही उस जजमेंट से क्या हो, खुश हो। लेकिन मीडिएशन में जो मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, कोई थर्ड पार्टी एज ए मीडिएटर अपॉइंट की जाती है, तो उस केस के अंदर जो भी मीडिएटर अपनी जजमेंट देता है वो तब देगा तब दोनों पार्टी उससे क्या होंगी, खुश होंगी। ठीक है ना, उस जजमेंट से क्या होंगी, दोनों पार्टी खुश होंगी। बात क्लियर यहाँ पे। अब बात आपका लिटिगेशन। लिटिगेशन में क्या होता है आपका, जो कोर्ट, अगर वो बात चल जाती है कहाँ तक, कोर्ट तक, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, लिटिगेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट क्लियर, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आपका, आर्बिट्रेशन। वेरी गुड। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, व्हेन एन एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड फॉर अ की पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। ये आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, वैसे आज की क्वेश्चन हमने मॉडरेट तो हाई लेवल रखे थे, लेकिन ये आज का सबसे इजी क्वेश्चन है कि की पोजीशन के लिए जब क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको डेवलपमेंट की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। ये एक तरह से क्या आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। ये क्या, उसका क्या करेंगे हम लोग, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग तो पता ही होगा। तब क्या की जाए, तब एक पर्सन को इतनी ट्रेनिंग, इतनी डेवलपमेंट की जाए कि वो उस पर्सन की जो की पोजीशन उसको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। उसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सक्सेशन प्लानिंग। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स है, ये बताना है इसके अंदर से। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, देखो क्या क्या है इसका आंसर। सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ लेस हियरार्किकल इन नेचर। बिल्कुल ठीक कहा, आज के टाइम जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो चुके हैं, लेस हियरार्की हो चुके हैं नेचर में। ठीक है, मतलब उनके अंदर स्टेप है, जो हियरार्की थी वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ जनरली फोकस अपॉन डोमेस्टिक रादर देन इंटरनेशनल मैटर। ऐसा है क्या, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डोमेस्टिक ऊपर फोकस करते हैं ना कि इंटरनेशनल मैटर के ऊपर? बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है ना वो दोनों के ऊपर फोकस करेगा, आपका डोमेस्टिक के ऊपर भी और आपका इंटरनेशनल मैटर के ऊपर भी। दोनों मैटर के ऊपर क्या करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन, फोकस करेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछ रखी थी। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई यहाँ पे? ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या है, सारी सारी राइट है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से असर्शन एंड रीजन से, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर ओनली इन सच एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज वेयर दे कैन मेक सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। क्या ये बात ठीक कह रही है? बिल्कुल करेक्ट है ये मीनिंग। जो आपका वर्कर पार्टिसिपेशन है ना मैनेजमेंट में, सिर्फ उन्हीं एरिया में वर्कर को क्या करवाया जाता है, मोस्टली इन्वॉल्व करवाया जाता है जहां पर क्या हो, उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। मेनली वर्कर को सिर्फ उन्हीं एरिया के अंदर, कभी भी मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है उन डिसीजन के अंदर कभी भी वर्कर का पार्टिसिपेशन नहीं करवाया जाता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो असर्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो आपका रीजन क्या कह रखा है, वर्कर मे नॉट बी competent enough to understand and appreciate the managerial aspect of the enterprise। रीजन क्या है कि उनको, देखो असेसन में क्या कहा कि जो वर्कर को है कम पार्टिसिपेट करवाया जाता है मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट के अंदर, उनको मेनली वहीं पर पार्टिसिपेट करवाया जाएगा जहां पे उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। रीजन क्या है, क्योंकि जो भी वर्कर हैं वो क्या है, कॉम्पिटेंट, मतलब कि इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए किस चीज को, मैनेजरियल एस्पेक्ट को, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन क्या करा जाता है मैनेजमेंट में कम। अब देखो हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों कि यहाँ से तब आप असर्शन से रीजन पे जाते हो, क्या आपको क्यों की सेंस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्यों कराया जाता है कम पार्टिसिपेशन? क्योंकि उनको मैनेजरियल एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती। ठीक है ना, अब रीजन से असर्शन पे जाओ, क्या आपको यहाँ पर इसलिए की सेंस आ रही है, वर्कर जो वर्कर होते हैं उनको मैनेजरियल एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता होता, इसलिए क्या करवाया जाता है, उनको मैनेजमेंट में कम पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। सिर्फ उन्हीं एरिया में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा जहां पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो उनका। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दोनों तरह से मेरा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों ठीक है और वो क्या कर रहा है, उसको राइट एक्सप्लेन कर रहा है। बात क्लियर हुई? अब तो गलत नहीं करोगे ना कभी भी अपने आंसर रीजन। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आपका 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
In which one of the following form of worker participation in management is the role of the worker council not just advisory, but the management is under a moral obligation of to knowledge, accept and implement the unanimous decision of the council. तो यहाँ पे क्या बता रखा है आपको, पार्टिसिपेशन, फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन बता रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 4 पार्टिसिपेशन, नॉर्मली हमारे 5 लेवल पे होते हैं पार्टिसिपेशन होते हैं, उसके अंदर से आपको क्या देखिए 4 पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बता रखे हैं, और जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है वो आपको पूछ रही है कि इसके अंदर जो हमने पढ़ा वो किसके अंदर कौन सा पार्टिसिपेशन फॉर्म है, कौन सा फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो वर्कर है, जो पार्टिसिपेशन होता है किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, वहां पर वो उनको जस्ट एडवाइजरी के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता, जो वर्कर है उनका सिर्फ पार्टिसिपेशन एडवाइजरी पर्पज के लिए नहीं किया जाता, इसलिए इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, क्योंकि किसके अंदर, मोरल ओब्लिगेशन के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ मोरल ड्यूटी होती है कि हाँ इनका पार्टिसिपेशन हमें मैनेजमेंट में करवाना है, वरना कोई एडवाइजरी मतलब उनसे एडवाइस लेना वहां पे उसका मेन रोल नहीं होता। वर्कर का पार्टिसिपेशन करवाने का मैनेजमेंट के अंदर मेन रोल क्या होता है, सिर्फ एक मोरल ओब्लिगेशन अपना पूरा करना, ठीक है। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन के अंदर। आपका एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, जहां पर वर्कर को पार्टिसिपेट करवाया जाता है लेकिन सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन के तहत, वरना हमारा कोई पर्पज नहीं है कि हमें उनसे क्या लेनी है, एडवाइस लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पार्ट है, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन का। अगर मैं बात करूं कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, कंसल्टेटिव मतलब कि कंसल्ट लेना वर्कर की, लेकिन सिर्फ उन्हीं एरिया से रिलेटेड कंसल्ट लेना जिसमें वो काम कर रहे हैं, और किसी एरिया में कोई कंसल्ट मिल जाएगी, सिर्फ जैसे वर्कर की वेजेज होगी, ठीक है ना, उनका इन्वायरमेंट होगा, जिस एरिया के जो एरिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं एरिया से रिलेटेड कंसल्टेशन लेना, किससे, वर्कर से, ठीक है। लेकिन जो भी रूल फॉलो करना है वो कौन डिसाइड करेगा, जो भी एडवाइस देगा वो कौन डिसाइड करेगा, लास्ट में मैनेजमेंट ही करेगी, ठीक है। सिर्फ एक कंसल्ट ले ली वर्कर के एरिया से रिलेटेड वर्कर से, ठीक है। अब देखो आपका सी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब कि मैनेजमेंट ने खुद से क्या कर लिया, अपने पहले से जो भी रूल फॉलो करने, जो भी एडवाइस देनी है, एक तरह से जो भी मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन मैनेजमेंट यहाँ पे डिसाइड कर चुकी है, ठीक है ना। वो डिसीजन मैनेजमेंट क्या कर चुकी है, यहाँ पे डिसाइड कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर वर्कर से क्या पूछा जाता है कि जो डिसीजन डिसाइड किए हैं उस डिसीजन में से कौन सा बेस्ट डिसीजन है और आपको कौन सा बेस्ट लगता है उसको ही चूज किया जाएगा, ठीक है ना। डिसीजन तो ले लिया मैनेजमेंट ने, लेकिन उस डिसीजन को कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना, अलग अलग अल्टरनेटिव उसको फॉलो करने के, कैसे उस डिसीजन को फॉलो करना है, उसमें से एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव क्या करना होता है, चूज करना होता है किसको, वर्कर को। वो आपका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब जो आपका थर्ड क्या है, डिसीजिव पार्टिसिपेशन, ये क्या होता है आपका सबसे लास्ट पार्ट होता है आपका, ठीक है, जिसके अंदर वर्कर और मैनेजमेंट दोनों ज्वाइंट होके कोई भी डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या आपका डिसीजिव। लेकिन इसके अंदर क्या है आपका, मोरल ओब्लिगेशन पूछ रखा है, तो वो आपका कैसा बन जाएगा, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बच्चों, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग आइटम लिस्ट रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यहाँ पे कुछ आइटम दे रखे हैं, ठीक है, उनको मैच करना। तो देखो फर्स्ट क्या कह रखा है इसने, हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, ठीक है। तो हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन कब होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन कब होगा, तब वहां पर जो भी वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन हो दोनों पार्टी के बीच में, दोनों की इच्छा से कोई भी आर्बिट्रेशन हो, ठीक है ना। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ट्रेड यूनियन की, एक हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बना के रखना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन। जब वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन हो और एक क्या हो, रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन हो, तभी क्या होगा, हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ कहाँ पे है, सिर्फ एक ही के अंदर, देखा बन गया ना एक ही से। तो अब आगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे अपने एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे, ठीक है। तो एक बार मीनिंग क्लियर कर लेते हैं सबका क्या है, हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन समझ में आया क्या होता है, ठीक है। जहां पर जो आपका एचआर मैनेजर है वो क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए हार्मोनियस, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर, और एक हार्मोनियस इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो किसकी जिम्मेदारी होती है, कि रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। जो ट्रेड यूनियन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो क्या होगा, एक हार्मोनियस इन्वायरमेंट क्या होगा वहां पे। अगला आपका क्या है, इंडस्ट्रियल पीस लॉ। जो आपका इंडस्ट्रियल पीस लॉ किसके बारे में
कहाँ पर दे रखा है? आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या दे रखा है बच्चों कि कैसे इंडस्ट्री के अंदर पीस मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है ना। यही मतलब किसका होता है? आपका डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैनेजमेंट है, जो इंडस्ट्री यूनिट है, वो किसके लिए हो? पीपल के लिए हो, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल हो। तो वहां पर ये किसकी बात कर रहा है कि ये कब पॉसिबल होगा? तब वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। तभी तो क्या होगी? इंडस्ट्री के अंदर क्या होगी? डेमोक्रेसी क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड हो जाएगा। अब बात करके नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969, ठीक है। तो मेनली बच्चों आपका कमीशन आया था 1966 के अंदर, ठीक है। 1969 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, इसलिए नाम क्या हो गया? नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969। तो जो मेनली आपका ये कमीशन था वो मेनली किसके ऊपर फोकस करता था? लेबर की जो भी प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम के ऊपर, और जो ग्राइवेंस के प्रोसीजर है ना, उसको कैसा वो प्रोसीजर होना चाहिए, इसके बारे में गाइड करता था ये वाला प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्राइवेंस प्रोसीजर। तो डी का क्या बन जाएगा? सेकंड। तो हम आंसर तो अपना पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा राइट आंसर क्या था यहाँ पे? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30th क्वेश्चन बच्चों, एवरीवन बेनिफिट व्हेन द फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन। ये क्या कह रहा है कि सभी का बेनिफिट तभी है, तो वो फोकस करके इसके ऊपर कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर और प्रमोशन के ऊपर ऑफ हार्मनी, ठीक है। इस अंडरलाइंग एजम्पशन, तो पूछ रखा है किसकी एजम्पशन है कि जब हमारा बेनिफिट तभी होगा तब हम क्या करेंगे? कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन प्रमोशन में क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो ये कौन सी अप्रोच, जो आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच है, तो कौन सी अप्रोच की एजम्पशन थी ये? हमने पढ़ी थी उसके अंदर अप्रोच, हमने काफी सारी अप्रोच पढ़ी थी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मेन 3 फेमस अप्रोच है वो आपकी कौन सी है? यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक और मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच आपको क्या कहती है कि जो भी अगर आपको इंटरेस्ट क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना है ना, तो मैनेजमेंट और जो वर्कर हैं दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक साथ काम करना पड़ेगा, कॉमन इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को गोल को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? मैनेजमेंट की केयरलेस की वजह से। ये कहती है आपको यूनिटरी अप्रोच, और इस डिस्प्यूट को दोनों पार्टी आपस में बैठकर सुलझा सकती है, ठीक है। उसके लिए हमें किसकी ट्रेड यूनियन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यूनिटरी अप्रोच का मानना है। यूनिटरी अप्रोच का मानना है कि दोनों पार्टी को साथ में काम करना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो सिर्फ किसकी? मैनेजमेंट की केयरलेसनेस की वजह से होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? यूनिटरी अप्रोच की सबको साथ लेके चलना, एक मानना। अब बात आता है कि किसकी? प्लूरलिस्टिक अप्रोच। ये क्या कहता है आपको? जो आपकी ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच है बच्चों, वो क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिस्प्यूट अराइज होता है वो एक मेन पार्ट होता है। बिना डिस्प्यूट अराइज हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या मानती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, और हर ग्रुप की क्या होती है? अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, जिसके कारण डिस्प्यूट तो अराइज होंगे ही होंगे। ये आपका प्लूरलिस्टिक अप्रोच कहता है। और उसको हम ट्रेड यूनियन बना के, उसके लिए हमें क्या जरूरी है? ट्रेड यूनियन का होना जरूरी है। एक अच्छी इफेक्टिव ट्रेड यूनियन का होना उसके लिए क्या है? जरूरी है, ठीक है। फिर आपका क्या है? मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच आपका क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट तो होंगे, प्लूरलिस्टिक और मेनली जो मार्क्सिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस बच्चों को क्या कहता है, वो क्या है? प्लूरलिस्टिक अप्रोच तो कहता है कि जो डिस्प्यूट होंगे वो हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, लेकिन आपकी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं मेनली ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सर्वाइव कर रही है, कहाँ पर वो क्या है? अपना काम कर रही है। अगर वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्या कर रही है? काम कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर उसका जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है? कैपिटलिस्टिक है, तो उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा डिस्प्यूट अराइज होंगे। तो मेनली जो फोकस करता है आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के ऊपर मेन फोकस करता है। कैसा इन्वायरमेंट? कैपिटलिस्टिक टाइप का इन्वायरमेंट। और प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है? हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। दोनों बात तो सेम कहते हैं कि डिस्प्यूट अराइज होंगे। डिस्प्यूट क्या होता है? एक मेन पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन दोनों क्या कहते हैं? अलग अलग तरह से। एक कहता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर ही ज्यादा डिस्प्यूट अराइज होते हैं, और एक कहता है कि किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आपको पता है किसने दी थी? आपके एल्टन मायो ने दी थी, ठीक है। जो ह्यूमन रिलेशन की बात करता है, बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो 30th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिटरी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 31st क्वेश्चन। 31st कहता है बच्चों देखो, फर्म इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल दोज हु मैनेज पीपल,
क्या कह रहे हैं, फर्म उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करता है, मैनेज करता है पीपल को, एज वेल एज, और साथ में ब्रिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क ऑफ दोज हु आर एम्प्लॉयड एज स्पेशलिस्ट, और उनके लिए वर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन की काम बताता है जो क्या कर रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद देयर रिलेशनशिप, वो कौन सा पार्ट है मैनेजमेंट का जो कंसर्न करता है किससे रिलेटेड, रिलेशनशिप विद एंटरप्राइज की, जो पर्सन काम कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है किसके साथ, एंटरप्राइज के साथ। इट अप्लाइड नॉट ओनली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये सिर्फ इंडस्ट्री और कॉमर्स के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा, बल्कि हर एक फील्ड में जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट की फील्ड है वहां पर क्या होगा, अप्लाई होगा। तो हम उसको क्या कहते हैं, तो देखो हमने तब डिफरेंस पढ़ा था आपका ह्यूमन रिसोर्स का, पर्सनल मैनेजमेंट का, तो वहां पे हमने पढ़ा था जो सिर्फ किसके ऊपर फोकस करता है कि रिलेशनशिप के ऊपर, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर जो क्या करता है, फोकस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसमें बात साफ साफ एक पॉइंट दे रखा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो उसका आंसर बताएगी आपको क्या है, इज कंसर्न विद देयर रिलेशनशिप विद एन एंटरप्राइज, ये हमने कहा था पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल मैनेजमेंट। बात क्लियर नहीं यहाँ पे, तो सी इज द राइट आंसर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये भी आपका कहाँ से है, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या वो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है क्या, एक तरह से वो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ स्टाफ फंक्शन, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है, सिर्फ लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होगा डिफरेंस लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टाफ फंक्शन। जो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इंप्लॉय से कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है ना। जो भी काम करवाना होगा इंप्लॉय से वो कौन करवाएगा, आपका लाइन मैनेजर, ठीक है। और जो आपके स्टाफ फंक्शन वाले होते हैं, जो स्टाफ वाले होते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट होती है, वो एक तरह से क्या करते हैं, गाइड करते हैं किसको, लाइन मैनेजर को, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही दे रखा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है, एक तरह से लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट स्टाफ फंक्शन, लेकिन किसका फंक्शन है, वो स्टाफ का फंक्शन है, क्योंकि जो स्टाफ वाले मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, लाइन मैनेजर को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल रिक्रूट करना, ट्रेनिंग करना, सब कुछ करना कौन करेगा, लाइन मैनेजर करेगा, लेकिन उनको एडवाइस देना ट्रेनिंग से रिलेटेड, ठीक है, उनको क्या करना, उनको रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनसे रिलेटेड गाइडेंस देना, वो किसका काम है यहाँ पे, स्टाफ मैनेजर वालों का काम है, ठीक। मान लो आप पर्सन क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो, उस वक्त जब हायरिंग करोगे, जो जितना भी प्रोसेस होगा, आपने इंटरव्यू लिया तो वो कौन लेंगे, डायरेक्टली लाइन मैनेजर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, वहां पे स्टाफ मैनेजर करेंगे। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन कोई एक दूसरे को नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों क्या आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई अच्छे से, ठीक है, और यहाँ पे उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है वो बताना आपको। जॉब एनालिसिस या ग्रुप ऑफ पोजीशन दैट आर सिमिलर टू काइंड एंड लेवल ऑफ वर्क, जॉब एनालिसिस क्या होता है, ग्रुप ऑफ पोजीशन होता है जो क्या जिसके अंदर कहते हैं सिमिलर टू काइंड एंड लेवल ऑफ वर्क, तो यही तो हमने पढ़ा था किसके अंदर, जॉब एनालिसिस के अंदर, ठीक है ना। जॉब के बारे में क्या करना, एनालिसिस करना, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब एनालिसिस रिलेटेड क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, प्रमोशन इज द एडवांसमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, प्रमोशन का मतलब क्या है, एडवांसमेंट दे दी किसको, एम्प्लॉय की, टू अ बेटर जॉब, टू अ बेटर जॉब इन टर्म ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगी, और मोर प्रेस्टिज, मोर ज्यादा प्रेस्टिज और स्टेटस ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्किल ज्यादा चाहिए उसके लिए, इंक्रीज द रेट ऑफ पे एंड सैलरी, जो रेट ऑफ सैलरी वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तो प्रमोशन होता है ना, जहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और उसके लिए आपको ज्यादा स्किल चाहिए, और जहाँ पे आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो वो स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सी क्या है, प्रमोशन इज ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, इज द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय टू अ जॉब दैट पे मोर मनी और द एंजॉय सम प्रीफर्ड स्टेटस, जो बात सेम डी में कह रहे थे उसको घुमा के किसमें कह दिया, सेम में कह दिया, बात तो दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द, ठीक है ना, राइट आंसर। बात समझ में आई। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से क्या है आपकी ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार,
ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल, नेमली फॉर अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, ऑफिस स्टाफ, सुपरवाइजर स्टाफ एंड मैनेजर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल क्या होती है, रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है, चाहे स्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड वर्कर हो, स्टाफ हो, ठीक है, या फिर वो क्या हो, मैनेजरियल हो। सेकंड पॉइंट क्या था, सेमी स्किल्ड वर्कर आर सिलेक्टेड अमंगस द अनस्किल्ड वर्कर। जो सेमी स्किल्ड वर्कर, क्या इन्होंने क्या कहा कि सेमी स्किल्ड वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है अमंग अनस्किल्ड वर्कर के में से, ठीक है ना। हु हैव मेड देमसेल्फ, जो अपने आप को क्या बना लेते हैं, कन्वर्सेंट बना लेते हैं। कन्वर्सेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, फेमिलर, ठीक है ना। जो अपने आप को क्या बना लेते हैं, फेमिलर बना लेते हैं, किसके साथ, विद द हैंडलिंग ऑफ मशीन, ठीक है ना। जिनको फेमिलर होते हैं, जो मशीन को हैंडल करने के लिए, इसलिए कुछ सेमी स्किल्ड वर्कर को क्या किया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है अनस्किल्ड वर्कर के अंदर से। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है ना। जो क्या होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा, जो क्या होंगे उस मशीन को हैंडल करने, जो मशीन हैंडल कर रहे हैं सब क्या होंगे, फेमिलर होंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में क्या है, करेक्ट है। अगला क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हैज बिकम एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ एवरी फर्म। जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो एसेंशियल एक्टिविटी बन चुकी है हर एक फर्म की। तो ये स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी पीरियडिकली इवोल्यूटेड टू डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं उनको पीरियडिकली क्या करना चाहिए, इवोल्यूटेड करना चाहिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। तो फायदा ही क्या अगर हमने उसको इवोल्यूशन नहीं किया, तो मान लो हमने ट्रेनिंग दे दी लेकिन उसका इवोल्यूशन ही नहीं किया कि ट्रेनिंग जो हमने दी है उसका क्या बेनिफिट मिला, तो क्या बेनिफिट हुआ उस ट्रेनिंग देने का। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चारों की चारों स्टेटमेंट आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो डी इज द यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो अपन लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बच्चों, मीन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, it is restructuring of organization whereby non-core activity are disposed of where their surplus staff trimming will be essential। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में इसने कहा कि अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं अपने साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, क्या करके, सरप्लस स्टाफ को निकाल कर, तो वो इसके अंदर से किसका पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, इससे हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं से किसका मीनिंग है वो, ठीक है। वो डाउन सीजिंग का है, एग्जिस्ट पॉलिसी का है, गोल्डन हैंडशेक है, फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यू वो बच्चों किसका बच्चों, डाउन सीजिंग का, ठीक है ना। डाउन सीजिंग के अंदर क्या होता है, डाउन सीज कर दिया मतलब कि आपने वर्कर को क्या कर दिया, निकाल दिया। मैंने आपको एक बार क्लास में डिफरेंस बताया था डाउन सीजिंग का और ले ऑफ का। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप वर्कर को निकाल रहे हो लेकिन परमानेंट बेस पे नहीं, हो सकता है आप उनको बाद में अपॉइंट कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीजनल टाइप की जो इंडस्ट्री होते हैं, जो मान लो जो क्या बनाते हैं, जैसे विंटर टाइप के क्लॉथ बनाती है, सीजनल टाइप है ना। अभी मान लो गर्मी जो टाइम है इस वक्त विंटर क्लॉथ की प्रोडक्शन हो रखी है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो रखी होंगी, वो लोग क्या बना रहे होंगे, विंटर क्लॉथ बना रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी तो उस वक्त क्या वो इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, विंटर क्लॉथों की पूरे प्रोडक्शन हो चुका होगा उनका। तो उस केस में क्या करते हैं, उनको ले ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट सीजन आने के तक। लेकिन डाउन सीजन में क्या होता है, जब आपके पास सरप्लस एम्प्लॉय, सरप्लस स्टाफ हो, आप उनमें से किसी को निकाल रहे हो परमानेंट बेस पे, तो आपको क्या कहलाएगा, डाउन सीजिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, डाउन सीजिंग है, ठीक है ना वो एग्जिस्ट पॉलिसी है, ना वो गोल्डन हैंडशेक है, ठीक है। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अगर किसी को ये लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो बच्चों वीडियो उतनी लंबी होंगी क्योंकि हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मान लो कहीं और से आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वहीं से आया लेकिन जो हमने ऑप्शन डिस्कस नहीं किया वहां से क्वेश्चन आ गया, तो आप वो क्या सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो साथ साथ हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए लेकिन हम उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से कर ले कि बाद में उस क्वेश्चन को किसी भी तरह वो घुमा के क्वेश्चन बना दे, हम उसका आंसर इजिली दे सके। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपके एनटी नेट का एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।